हेलो दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स के यूपीएससी सिविल स्पेयर में। और यूपीएससी सिविल स्पेयर्स का जो हम लोग का डेली रूटीन चल रहा है कि एक दिन हम लोग का करंट अफेयर्स रहेगा और एक दिन हम लोग का पीवाईक्यू रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग का सेशन कौन सा है? करंट अफेयर्स। और पीवाईक्यू का अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके देख ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। अच्छा, करंट अफेयर्स मतलब क्या? करंट अफेयर्स का जैसे देखिए कोई मेन टॉपिक होता है। ठीक है, टॉपिक्स तो बहुत सारे बनते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, लेकिन मेन जो कि लगभग चांसेस है कि हाँ आ सकते हैं, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो उन सब से एक टॉपिक से दो क्वेश्चन बनाया जा रहा है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू डी नोटिफाइड नोमाडिक एंड सेमी नोमाडिक ट्राइब्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है दोस्तों? आप लोग कोशिश कीजिए जवाब देने का। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दे वर ओरिजिनली नोटिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। दूसरा हम बोल रहा था आइडेट कमीशन 2017 आइडेंटिफाइड 1200 such communities along with 269 unclassified groups। और तीसरा हम बोल रहा है द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ DNT SNT was established under the Ministry of Tribal Affairs in 2019। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट्स है? यहाँ पर पूछ रहा हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से दो ही स्टेटमेंट सही होगा, एक ये और एक बी। तो एक ए सही होगा और एक बी सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, ए और बी क्यों सही होगा? देखिए दोस्तों, हम लोग जानते थे कि इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते थे। ठीक है, तो 1871 में ना ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसमें क्या बोला गया, ये जो सारे जितने भी ट्राइबल्स हैं ना, इनको बोला गया बोर्न क्रिमिनल। ठीक है, यानी कि ये सारे पैदा ही क्रिमिनल होते हैं और ये एक्ट बना दिया गया। अब एक्ट के तहत क्या किया जाएगा उन लोगों के साथ? उन लोगों का मूवमेंट तय किया जाता था। ठीक है, कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो इस तरह जा रहे हैं। तो ये आखिर में वो करते क्यों थे? ये इसलिए करते थे दोस्तों काहे कि देखिए अंग्रेज सब चाहते थे कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से चले, उसके बाद टैक्स कलेक्शन चले। तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि इंडिया में जो ट्राइब्स रहते थे वो सारे घुमंतु थे, नोमाडिक रहते थे कि एक जगह से दूसरे जगह। तो वो सारे, तो इसलिए उन्हें डाटा सही से मिल नहीं पाता था, टैक्स कलेक्शन भी नहीं होता था। इसलिए अब वो एक्ट बना दिए और इन एक्ट के तहत ट्राइबल्स को डाल दिए। तो इससे क्या होगा, वो कहीं भी जाएंगे तो वो बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे। उसके बाद उन्हें मतलब ज़बरदस्ती ये करवाया जाता था कि बसाया जाने लगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये एक सही है। और दूसरा हम बोल रहा था आइडेट कमीशन 2017 आइडेंटिफाइड 1200। क्या बोल रहा दोस्तों? 1200 सच कम्युनिटीज़ अलोंग विथ 269 अनक्लासिफाइड। तो देखिए हुआ क्या था ना कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, जो आइडेट कमीशन है, एक आइडेट कमीशन बनाया गया 2014 में। ठीक है, और ये जो आइडेट कमीशन का नाम पूरा क्या था दोस्तों? अगर इसका नाम अगर आप लोग पूरा देखिएगा तो इसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमाडिक एंड सेमी नोमाडिक ट्राइब्स। और इसका जो चेयरपर्सन था, ये जो आइडेट है, ये है भिखू राम जी आइडेट। ठीक है, ये भिखू राम जी आइडेट बोला गया। समझ में आ गया? तो अब इनने क्या किया कि सरकार ने इन कमीशन को बैठाने का था कि पता करो कितने कम्युनिटीज़ है इस तरह के और कहाँ के हैं और इनका हाल मतलब कि इनकी हालत क्या है। तो उनने अपना रिपोर्ट 2017 में इंडिया को दिया और बोला कि 1200 लगभग ट्राइब्स है, कम्युनिटीज़ है, जिसमें लगभग 269 अनक्लासिफाइड है। मतलब इन्हें ये कोई भी क्लास में नहीं है, मतलब ना OBC है, ना जनरल, ना SC ST। ठीक है, तो ये रिपोर्ट दिया। और तो ये और ये दोनों सही है। तीसरा हम बोल रहे द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ DNT एंड SNT। ठीक है, DNT एंड वाज इस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन 2019। ये मिनिस्ट्री तो ये तो वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, लेकिन यहाँ जो मिनिस्ट्री का नाम है वो गलत है। जो इसका जो मिनिस्ट्री का नाम है वो क्या? इसका मिनिस्ट्री का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा ओनली। ठीक, इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए इसी से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा हम बोल रहा है दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT सी 2021। तो
इसका ये जो स्कीम है इसके तहत कुछ स्टेटमेंट दिए। पहला हम बोल रहा है इट प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट ऑफर्स हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट सपोर्ट, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये सारे सही होंगे। क्यों? क्योंकि ये स्कीम लाया गया था इन्हें फ्री कोचिंग देने के लिए, ताकि ये भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्सा ले सके, अपना इनका हेल्थ बेहतर हो। और ये तीसरा में तो आप लोग अभी देखें कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये बोल रहा है फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन इंडिया। दूसरा हम बोल रहा था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट ट्रायल्स। और तीसरा हम बोल रहा है यूनिकॉर्न रेफर्स टू एनी गवर्नमेंट सपोर्टेड स्टार्टअप विथ रेवेन्यू एक्सीडिंग 1000 करोड़। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है दोस्तों, ये अब देखिए इसमें से दो ही ऑप्शन सही होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा, सी गलत होगा। भाई ये ए बी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2016 में कि एक ये लॉन्च हुआ था, ये सही बात है कि प्रमोट करने के लिए, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, क्योंकि हम लोग को इनोवेशन भी करना था और दुनिया जब इनोवेशन में ध्यान दे रही तो हम लोग क्यों पीछे रहते, इसीलिए स्कीम लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरा हम बोल रहा था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट ट्रायल्स। तो देखिए इसके तहत ये फंड तो मिलता, यानी कि सरकार तो फंड दे देती जो कि एंटरप्रेन्योर से इन सबको जो इनोवेशन करते हैं, लेकिन इसमें से एक दो चीज़ चाहिए कि सपोर्ट फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब कि देखिए सपोर्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि पहले आपका प्रोडक्ट देखिए, कि जैसे मान के चलिए आप लोगों ने एक ऐप बनाया। ठीक है, तो पहले ऐप को देखिए कि हाँ ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, अगर इससे एजुकेशन दिया जा सकता है कि नहीं, अगर हाँ दिया जा सकता है तो ठीक है, अप्रूव हो जाएगा। दूसरा में क्या बोला, प्रोटोटाइप, मतलब इसका एक डेमो दिखाना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम करेगा, ये ऐप मतलब क्या जानकारी देगा, क्या करेगा। ठीक है, और तीसरा में प्रोडक्ट ट्रायल कर लेगा। ठीक है, तीसरा में क्या करेगा, प्रोडक्ट ट्रायल कर लेगा, तो ये भी सही है। तीसरा में बोल रहा है दोस्तों, अ यूनिकॉर्न रेफर्स टू एनी गवर्नमेंट सपोर्टेड स्टार्टअप विथ रेवेन्यू एक्सीडिंग 1000 करोड़। नहीं देखिए ये डाटा गलत है, 1000 ने इसको 8000 करोड़ होगा, और इसको होने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2 ऑप्शंस। आइए अब नेक्स्ट इसी से देखते हैं। अब नेक्स्ट इसका देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। फिर उसी से है दोस्तों, तो इसमें बोल रहा है इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय 2024-5 क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स फैसिलिटेट्स कोलेटरल फ्री लोन्स। और तीसरा हम बोल रहा है स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम असिस्ट स्टार्टअप्स इन फाइलिंग पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो ये तीनों का तीनों सही है दोस्तों। क्यों तीनों सही है, कि फर्स्ट में बोल रहा है ना कि जो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सही है कि इंडिया जो स्टार्टअप अपना शुरू किया था 2016 में, तो उसके तहत ये सबसे मतलब कि बड़ा स्टार्टअप ग्रो करने वाला है 2025 में। तो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों, ये 3rd लार्जेस्ट है, तो पहले नंबर पे USA, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है चाइना, और तीसरे नंबर पे अपना इंडिया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स फैसिलिटेट कोलेटरल फ्री लोन्स। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि इसमें कोलेटरल फ्री लोन जो स्टार्टअप सबको पैसा दिया जाएगा वो कोलेटरल फ्री, मतलब कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरी ज़मीन है इतने, तो ये भी सही है। लेकिन इसके भी कुछ नियम है कि आपका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, अपने से प्रोडक्ट बनाया कि नहीं, इस तरह से। और तीसरा हम बोल रहा है स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम इज असिस्ट स्टार्टअप इन फाइलिंग पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स एज रिड्यूस्ड कॉस्ट। ये भी सही है दोस्तों कि कोई पेटेंट कोई दूसरा ना ले ले, जो आपने स्टार्टअप किया है उसका पेटेंट कोई दूसरा ना ले ले जो आपने इनोवेशन बनाया है, फिर उसके बाद इसका जो कॉस्ट है पेटेंट करवाने को वो भी कम कर दिया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, चलिए ये भी सही है दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों विथ रेफरेंस टू इंडिया यूएई रिलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
पहला हम बोल रहा द यूरोपियन यूनियन इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दूसरा हम बोल रहा है इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फोकसेस ऑन सेमीकंडक्टर AI एंड क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन। और तीसरा हम बोल रहा है इंडिया हैज़ बीन ग्रांटेड द EU डाटा एडिक्वेंसी स्टेटस अंडर द EU डाटा लॉज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 होगा और B होगा, 3 इसका राइट आंसर नहीं होगा। आइए समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। यहाँ बोल रहा है दोस्तों फर्स्ट में कि द यूरोपियन यूनियन इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये सही है। तो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों, USA आता है, फिर सेकंड में EU आता है और थर्ड में चाइना आ जाता है, ठीक है। तो और दूसरा हम बोल रहा है इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फोकसेस ऑन सेमीकंडक्टर AI एंड क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन, ये भी सही है। इसका हम लोग EU के साथ इन सब पर भी ध्यान दे रहे AI एंड क्लीन एंड एनर्जी कोऑपरेशन पे। और तीसरा हम बोल रहे हैं दोस्तों इंडिया हैज़ बीन ग्रांटेड EU डाटा एडिक्वेसी स्टेटस एंड अंडर EU डाटा लॉ। इसका मतलब क्या, देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है ना कि EU अपना सबका एक डाटा रखता है, सारे जितने कस्टमर से हर चीज़ के डाटा रखता है। अब जैसे कोई मान के चलिए वहाँ का EU का आदमी है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका जो डाटा है हम लोग लेंगे EU से लेंगे, ठीक है, EU से लेंगे। तो अगर ये ग्रांट मिल जाता है इंडिया को, जो ये डाटा एडिक्वेसी है, ग्रांट मिल जाएगा तो इसका बिना कोई दिक्कत के इस आदमी का सारा डिटेल्स इंडिया को मिल जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर डाटा नहीं है तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि किस लिए मांग रहे, क्या करना है, ठीक है ना। तो ये अभी तक ग्रांटेड नहीं हुआ, हो सकता है, बात चल रही है, फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, 1 और 2 ओनली, ठीक। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द EU's न्यू स्ट्रेटेजिक एजेंडा विथ इंडिया। अब फर्स्ट में बोल रहा है इट एम्स टू फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया बाय 2025। दूसरा में बोल रहा वन ऑफ इट्स पिलर फोकसेस ऑन प्रमोटिंग पीपल टू पीपल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग स्किल्स मोबिलिटी एंड सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट। और तीसरा में बोल रहा इट रिक्वायर्स इंडिया टू फुल्ली अलाइन विथ EU सैंक्शन। तो इसमें से भी 2 सही होगा, एक 1 और एक B, ठीक है, ये गलत होगा। 1 क्या बोल रहा है दोस्तों, इट एम्स टू फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया बाय एंड ऑफ 2000, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मतलब टैक्स ज़्यादा ना लगे, लगभग नेग्लिजिबल लगे, ये बात कर रहा है, सही है। और दूसरा बोल रहा है वन ऑफ इट्स पिलर फोकसेस ऑन प्रमोटिंग पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, मतलब पीपल टू पीपल कोऑपरेशन का बात कर रहा है कि मतलब सिर्फ हम लोग एक दूसरे को सिर्फ ट्रेड क्यों करेंगे, मतलब हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जिसमें सोसाइटी भी इंक्लूड होगा, लोग भी इंक्लूड होंगे, समझेंगे, जैसे वहाँ के प्रोफेसर यहाँ आएंगे, यहाँ के प्रोफेसर्स वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। और तीसरा हम बोल रहा है दोस्तों इट रिक्वायर्स इंडिया टू फुल्ली अलाइन विथ EU सैंक्शन और रसिया। नहीं दोस्तों ये गलत है, इसको अलाइन होने का इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जब रसिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था ना, तो EU ने क्या किया था, रसिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया था, खास करके जो कि तेल वगैरह में लगा दिया था, ठीक है। तो क्या इंडिया को फॉलो करना जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, 1 और 2 ओनली, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने PYQ का नहीं देखा तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि ये सारे कम क्वेश्चन है, मैं पूरी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का डिटेल पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और PYQ देखना ना भूलिएगा, ठीक। चलिए।